कोरोना वॉर में एकजुट हिंदुस्तान। बचने का इकलौता रास्ता है लॉकडाउन। हालांकि लॉकडाउन से बुरी तरह प्रभावित हो रही है इकोनॉमी। लेकिन हिंदुस्तान ने दिया दुनिया को संदेश। अर्थव्यवस्था की कीमत पर जान से नहीं समझौता। जान है तो जहान है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। देश भर में लॉकडाउन है। सबकी नज़रें 14 तारीख पर टिकी हैं कि क्या 8 दिन बाद लॉकडाउन खत्म होने जा रहा है या अभी हमें कुछ अर्सा और एहतियातन घर में रहना है। इस सवाल का जवाब अभी किसी के पास नहीं है। पहले 14 को लॉकडाउन खुलने के हिसाब से ही लोग गुणा भाग कर रहे थे, लेकिन बड़े पैमाने पर लोगों के पलायन और तबलीगी जमात के 2 मामलों ने गणित थोड़ा बदल दिया। बदले हालात में कोरोना को मात देने के लिए हमें कब तक घरों में रहना है ये सही पता नहीं, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि ऐसा लगता है कि लोगों ने ये मन बना लिया है कि कितने भी दिन लॉकडाउन में रहना पड़े, इस महामारी से निपटने के लिए वो खुशी खुशी घर में रहने को तैयार हैं। दिक्कत उन लोगों की है जो रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं, और उसमें तारीफ होनी चाहिए केंद्र और राज्य सरकारों की, जिन्होंने इस बात को समझते हुए माकूल इंतजाम भी किए हैं। तो आज हम प्राइम डिबेट में उन जिज्ञासाओं पर बात करेंगे जो घर में अभी एहतियात बरत रहे, आपकी, हमारी, हम सब की हैं, कि क्या 3rd स्टेज तक पहुंचने के कगार पर हैं हम लोग। लॉकडाउन ही बचाव का एकमात्र रास्ता आखिर कैसे है, और हालात पूरी तरह सामान्य होने की संभावना कब तक है। हमारे साथ आज प्राइम डिबेट में धीरेन्द्र सिंह राघव हैं, 40 यूथ विंग के प्रेसिडेंट हैं आप। डॉक्टर कुसुम गौड़ हैं हमारे साथ, आप सीनियर प्रोफेसर हैं कम्युनिटी मेडिसिन की, और एसएमएस में जो कोरोना वॉर के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है उसकी आप स्टेट कन्वीनर हैं। डॉक्टर महेश शर्मा हैं, आप सुविख्यात सर्जन हैं और रिटायर्ड पीएमओ हैं। और हमारे साथ डॉक्टर परीक्षित जुड़ रहे हैं, डॉक्टर परीक्षित सिंह फ्लोरिडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का। और सबसे पहले कुसुम गौड़ आपके पास आ रहा हूं। ये वो पहली बीमारी है संभवतः जिसने लोगों को लॉकडाउन का मतलब समझाया है, लोगों की जबान पर यह शब्द आ गया है। ये इकलौता समाधान है, लगातार ये कहा जा रहा है, लोगों को काफी हद तक बात समझ में भी आ गई है, लेकिन इकलौता समाधान कैसे है, इस पर अभी भी कई बार सवाल उठते हैं। तो बहुत संक्षेप में पहले ये बता दीजिए, फिर आगे मैं सवाल लेकर आता हूं। लॉकडाउन काफी कारगर है इस कोरोना के प्रिवेंशन में, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम सब लोग अपने अपने घर में बंद हो जाते हैं, तो उससे जो 14 दिन तक तो कम से कम होना ही वाली बात होती है। 14 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है सिम्टम आने का इस डिजीज़ का। तो जैसे ही सिम्टम आएंगे तो जो छुपे हुए मरीज हैं वो भी अब बाहर निकल के आएंगे, तो हम उन मरीजों को ढूंढ पाएंगे। तो इसमें यह होता है कि एक्चुअली में किसी भी डिजीज़ के प्रिवेंशन के लिए सबसे पहली बात तो होती है कि हम सारे मरीजों को ढूंढ के, मैक्सिमम मरीजों को ढूंढ के उनकी जांच करें और उनको ट्रीटमेंट दें। फिर दूसरा होता है उसका कि उसके जो फैलने का जो है सिस्टम है उसको हम ब्लॉक करें। ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि किसी भी डिजीज का, स्पेशली जो कोरोना लाइक जो इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं उनको रोकने के लिए। जो कोरोना है ये बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस डिजीज है, बहुत जल्दी फैलता है, तो इसके लिए हमें ये करना बहुत जरूरी है। तो लॉकडाउन में एक ही घर में क्योंकि वो लोग रहेंगे तो एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, तो वो दूसरे को तो फैला नहीं सकते बीमारी को, और वो अपने घर में जब सिम्टम आएंगे तो वो पकड़े जाएंगे, जो मरीज होंगे वो पकड़े जाएंगे। हो सकेंगे। ठीक बात है। अच्छा, एक बात बताइए डॉक्टर कुसुम गौड़, मैं डॉक्टर परीक्षित आपके पास आऊंगा अभी। ये बताइए डॉक्टर कुसुम,
जो कहा जा रहा है, जैसा आपने कहा ना कि बहुत इन्फेक्शियस डिजीज है ये कहा जाता है कि इसकी मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसका खतरा, बड़ा खतरा इसीलिए है कि ये फैलता बहुत जल्दी है। मोर्टेलिटी रेट भले ही कम हो, लेकिन बहुत तेज़ी से फैलेगा तो फिर बहुत सारे लोग इसमें मारे जाएंगे। ये सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है। इसकी मोर्टलिटी ज़्यादा नहीं है, बट इसका जो फैलना है वो बहुत तेज़ी से होता है। इसके जो मरीज़ में सिम्टम आने से पहले ही वो 2 दिन पहले से, 2-3 दिन पहले से वो फैलाना शुरू कर देता है, तो पता भी नहीं पड़ता कि मरीज़ इस चीज़ का मरीज़ भी है वो, और वो फैलाना शुरू कर देता है। तो इस कंटीजियस बहुत ज़्यादा फैलने वाला है बीमारी। डॉक्टर परीक्षित, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, डॉक्टर परीक्षित का ऑडियो हम सभी मेहमान सुन सकें बेहतर होगा। डॉक्टर सिंह साहब, ये समझना चाहते हैं, देखिए अमेरिका में जो हालात हैं वो खबरों में जिस तरह से आ रहा है, बहुत भयावह स्थिति में पहुंच चुके हैं। डॉक्टर कुसुम ने अभी बताया, और ये करीब करीब हर आदमी की जानकारी में अब है कि 14 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। लेकिन लोग कहते हैं कि ये जो वायरस है ये अपना व्यवहार बदलता भी जा रहा है। अगर ये किसी आदमी में 1 महीने तक सोया हुआ पड़ा रहे तो कोई पता नहीं चलता। हो सकता है वो आदमी खुद इससे संक्रमित ना हो, उसमें खुद में इस रोग के लक्षण नहीं दिखें, लेकिन वो एक व्हीकल का काम करे और दूसरे आदमी तक पहुंचा दे, ऐसा भी कहा जा रहा है। क्या ये बात सही है कि इस वायरस का जो बिहेवियर है वो बदलता जा रहा है, इसकी वजह से इसका इलाज करने में मुश्किलें आ रही हैं? डॉक्टर परीक्षित जी, इसमें म्यूटेशन हो रहे हैं, और परेशानी यह है कि ये हमारे इम्यूनिटी नहीं है, जिसे हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, और जैसे जैसे हम इम्यूनिटी बना भी पा रहे, ये वायरस बदल रहा है तेजी से, जिसे म्यूटेशन कहते हैं। तो उसकी समस्या है, एक तो हमारे पास टेस्टिंग नहीं है, इलाज भी नहीं है, और उसके ऊपर से म्यूटेशन हो रहे हैं। और अभी आज एक खबर आई थी कि किसी एक बाघ में भी कोविड वायरस पाया गया था। तो नई नई चीजें पता पड़ रही हैं, और उसका इस वजह से ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सब लोगों के सामने। तो आपकी बात एकदम सही है। तो ये जो बात आप कह रहे हैं कि बाघ में अगर पाया गया है तो ये बहुत बड़ा खतरा, इसका मतलब हम बहुत बड़े खतरे के मुहाने पर खड़े हैं। अगर जानवरों में इन्फेक्शन शुरू हो गया तो आदमी का बचना मुश्किल हो जाएगा। जी, सो अभी तक तो यह था कि कुत्तों बिल्लियों में नहीं होता ये। अभी आज ही रिपोर्ट आई है अमेरिका में ही कि एक बाघ में पाया गया, तो इसीलिए अब भारत में भी अब सभी जानवरों को देखना, जांचना, मेरे ख्याल से एक तरह से सतर्क रहना पड़ेगा। न्यूयॉर्क में तो आप जानते ही हैं कितनी तेजी से तकलीफ हो रही है, पर मेरे ख्याल से म्यूटेशन अभी इतनी बड़ी समस्या नहीं है। पहली समस्या यह है कि जिसे हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन या डायग्नोसिस, और उसके बाद ट्रैकिंग, और उसके बाद सेल्फ आइसोलेशन या क्वारंटीन। अगर हम ये ढंग से कर लें तो मेरे ख्याल से हम म्यूटेशन का भी सामना कर सकते हैं। जो अभी लॉकडाउन जो भारत में किया, वो मेरे विचार से बड़ा अच्छा कदम था, पर इसके आगे हमें और भी करना होगा। टेस्टिंग करनी होगी, ट्रैकिंग करनी होगी, कंटेनमेंट बहुत जरूरी है आगे भी। ठीक बात है। अच्छा डॉक्टर सिंह, ये बताइए, अमेरिका में संसाधन ज़्यादा हैं, लोगों में जागरूकता ज़्यादा है, लोग जानते हैं कि इन्फेक्शन अगर हो रहा है, फैला हुआ है तो कैसे व्यवहार करना है, ये सारे कारण हैं? या अमेरिका आर्थिक मोर्चे पर कोई समझौता उस तरह से नहीं करना चाहता जैसे भारत ने किया, ऐसा तर्क दिया जाता है, ये सही है? क्या है क्या वो वजह जिसके चलते अमेरिका ने लॉकडाउन को पूरी तरह अपनाना उस तरह से मंजूर नहीं किया जैसे भारत ने किया है? कई कारण हैं इसमें। एक तो पहले जैसे ये खबर फैलनी शुरू हुई 1-1.5 महीने पहले, तो लोगों ने इसको इतना गंभीरता पूर्वक नहीं लिया, और ये समझ नहीं पाए कि ये वायरस, जैसे अभी कुसुम जी ने बताया कि ये वायरस पहले ही फैल चुका था। तो उस समय जागरूक नहीं हो पाए। फिर टेस्टिंग में समस्याएं आई, जो इन्होंने टेस्ट बनाया वो पूरी तरह काम नहीं कर पाया, तो उसमें करीब 1-1.5 महीना खो दिया। मैं यह कहूँगा कि मेडिकल हिसाब से तो यहाँ पे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। सभी लीडर्स ने, डॉक्टरों ने जितना कर सकते हैं कर रहे हैं, पर इतनी तेजी से ये बढ़ा है कि संसाधनों की यहाँ पे जैसे बहुतायत होने के बाद भी अभी कम पड़ रहे हैं। और यहाँ अभी तो हम फ्लोरिडा में हैं, जहाँ पे हम इतने सारे मरीज देख भी नहीं रहे हैं,
तब भी हमको संसाधनों की कमी आ रही है। तो अब जूझना पड़ेगा। जिसे कहते हैं अमेरिका में ये दूसरा पर्ल हार्बर है और पूरे देश एकजुट होके कर रहा है। सतर्क भी लोग यहाँ ज्यादा हैं, पर मैं कहूँगा कि भारत ने जो कदम लिए और लोगों ने जिस प्रकार से एकजुट होकर काम करना किया है वो बहुत ही प्रशंसा पूर्वक है। और मैं कहूँगा कि हम अग्रणी रहे हैं और मैं तो कहूँगा कि हमको भी सीखना चाहिए कि हम भारत में किस तरह से हमने इसको तेजी से इसका सामना किया। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आप रहिएगा हमारे साथ, मैं वापस आऊँगा आपके पास। डॉक्टर महेश शर्मा, ये जो बात चल रही है लॉकडाउन की, एक सामान्य लोगों के मन में जिज्ञासा ये भी है कि लॉकडाउन चलिए 14 तक रहा, अगर ज़रूरत पड़ी और आगे बढ़ाया गया, लेकिन फिर क्या होगा? जो चिन्हित होकर लोग सामने आते जाएंगे उनको क्वारंटीन किया जाता रहेगा, उनको अलग किया जाता रहेगा, उनका इलाज चलता रहेगा। अगर इस बीच और लोग आते हैं तो उनको अलग कर लिया जाएगा, उनका भी इलाज होता रहेगा। ये अगर इस तरह से इसको इरेडिकेट करने की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। बेसिकली जो कम्युनिटी मेडिसिन वाले हैं और जो स्टैटिशियन है, दे प्रेडिक्टेडली, इन्होंने प्रेडिक्शन किया है जी। वो प्रेडिक्शन मैं आपको बता देता हूँ जो मैंने कहीं पढ़ा है जी। अगर लॉकडाउन कंटिन्यूअस 48 to 49 डेज रहता है, हाँ, तो हम टेपर कर लेंगे इसको, जीरो पा जाएंगे। अगर लॉकडाउन हमारी पब्लिक को देखते हुए जो बीच में परेशान है, मजदूर वर्ग है, कहीं अपन इनको कहीं ट्रांसपोर्टेशन की सोच रहे हैं, 2-3 दिन का लॉकडाउन तोड़ के फिर अपन वापस करेंगे तो फिर 28 दिन का एक बार करना पड़ेगा। ये प्रेडिक्शंस हैं, 27 दिन का एक बार करना पड़े तो हम जीरो पा जाएंगे। लेकिन ये श्योर है कि ये अभी कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, इट विल टेक टाइम। फिर भी आपको अपन ये मान लें कि साहब 49 डेज में जीरो पा जाएगा, ये प्रेडिक्शन है। लेकिन ये कंटिन्यूअस प्रक्रिया रहनी है। अब तो देश में ये एंटर हो गया है तो पब्लिक को अवेयर करना पड़ेगा अपन को कि मास्क लगा ही रहना पड़ेगा हमको आगे तक, और एक एक केस को ढूंढ के स्क्रीनिंग करके ट्रीट करना पड़ेगा। ये जीरो लेवल पे कब आएगा, ये जो मैंने बताया प्रेडिक्शन है, लेकिन अपन श्योर नहीं है कि इतने दिन में अपन इस चीज़ को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन हाँ, जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं जी, जो हमारे योद्धा जो जिनको कहते हैं डॉक्टर्स, नर्सेस, सफाई कर्मी, सारे जो भी काम कर रहे हैं, उनका जो विश्वास है, उनका जो काम करने का जज्बा है वो उस जज्बे से लगता है। और बाहर के जो दूसरे कंट्रीज हैं, सब इस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं हमारे जो प्रोसीजर चल रहा है, जिस तरीके से हम चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, डॉक्टर परीक्षित ने भी कहा। तो मेरे हिसाब में अभी हम बिल्कुल कंट्रोल स्टेज में हैं और बहुत जल्दी इस चीज को प्रेडिक्शन के हिसाब से कंट्रोल कर लें तो हमारे देश के लिए बहुत अच्छा होगा। नहीं तो कंट्रोल करना तो पड़ेगा ही, चाहे सख्ती से करो। लॉकडाउन को 99% लोग हमारे देश के फॉलो कर रहे हैं, स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। ठीक बात, अपने तरफ खुद कर रहे हैं लोग। केवल 1-2% जहाँ कंफ्यूजन है, उन लोगों से भी मैं आपके इस चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि देश का मामला है, प्लीज कोऑपरेट टू डॉक्टर्स, नर्सेज, और जो आपकी स्क्रीनिंग के लिए आए आगे आके स्क्रीन करवाएं और अपने आप को टेस्ट करवाएं। इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है, आपकी जिंदगी का सवाल। जी ठीक बात है कुसुम, डॉक्टर कुसुम, जो डॉक्टर महेश शर्मा ने कही कि अधिकांश लोग आगे आकर के खुद अपने से इस बात को मान रहे हैं कि लॉकडाउन एक तरीका है और इसी को फॉलो करके बचा जा सकता है। जो 2 घटनाएं लॉकडाउन का फैसला करने के बाद में हुई राजस्थान में, तो इस बात की राजस्थान के मुख्यमंत्री को बधाई दी जानी चाहिए कि उन्होंने 22 तारीख को जनता कर्फ्यू के साथ ही ऐलान कर दिया था कि राजस्थान में लॉकडाउन रहेगा। उसके 3 दिन बाद देश भर में लॉकडाउन हो गया। लेकिन उसके बाद एक तो मजदूरों का और बाहर के रहने वाले जो लोग थे उनका आना जाना जो बड़े पैमाने पर हुआ, एक वो, और दूसरा तबलीगी जमात के जो लोग थे जिनको लेकर के सुर्खियां हैं चारों तरफ। ये जो 2 मामले हुए हैं, इन्होंने क्या वाकई बहुत बुरी तरीके से डेंट किया है इसके कंट्रोल के प्रयासों को? बिल्कुल, जो लोग लॉकडाउन का जो इफेक्ट आना चाहिए था वो मेरे ख्याल से इन दोनों इवेंट्स की वजह से वो नहीं आ पाएगा, उतना इफेक्ट वो नहीं आ पाएगा। क्योंकि मेन इसमें जो होती है लॉकडाउन में यही वाली बात है कि मैक्सिमम केसेस को हम आइडेंटिफाई करते हैं
और जो केस निकला उसके हम कांटेक्ट, जो घर का ही कांटेक्ट है उनको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो इस तरीके से सारे केसेस और सारे कांटेक्ट को हम आइडेंटिफाई करके उनको हम टेस्ट करके ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसे वाली स्थिति में जब ये लोग पलायन करते हैं तो ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का कुछ ख्याल रहता है उनको, और वहाँ फिर जो लॉकडाउन का जो मकसद था वो विफल हो जाता है। ऐसे जो धर्म संभाया करते हैं, चाहे किसी भी धर्म की हो, वहां पे भी जो लॉकडाउन का जो मकसद है वो विफल हो गया और सोशल डिस्टेंसिंग वहां रही ही नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग इसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी है, जो इसके ट्रांसमिशन को ब्लॉक करता है। ठीक है परीक्षित जी, डॉक्टर परीक्षित, चाइना के ऊपर सारे दुनिया की नज़रें थी पिछले दिनों में। चाइना में भी कहा जा रहा है कि उसने जंग जीत ली है और वहाँ सब कुछ सामान्य हो गया है। ये जंग जीत लेने की परिभाषा क्या है, और हम जब जंग जीत भी लेंगे उसके बाद हमको किस किस तरह के प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे सर? इसको अभी जंग जीत लेना कहना बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि अभी एक सेकंड वेव भी कहते हैं आ सकती है, और लगता है कि चाइना में वापस कुछ नए केस आने लगे हैं। हालांकि हमें चाइना का पूरा पता नहीं है, किंतु यहाँ भी देखिए, जब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं होगी तब तक आप आइसोलेट करके थोड़ी देर इसको आप डिले तो कर सकते हैं, किंतु लोग बाग अगर वापस अनुशासन में नहीं रहे, आपने लॉकडाउन खत्म किया और लोग आपस में मिलने जुलने लगे, तो ये वायरस फिर फैलेगा। तो इसको बड़े ध्यान से इसको धीरे धीरे कम करना पड़ेगा, सबको अनुशासन में रहना पड़ेगा और सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी। उसके साथ टेस्टिंग और ट्रैकिंग करनी पड़ेगी तेजी के साथ, और इसमें कोई ढील नहीं देनी चाहिए। तो मेरी तो यही सबसे प्रार्थना है कि इसको ये नहीं समझ लें कि हम जंग जीत ली, कि अगर ये आपका कर्व ऊपर नहीं भी जाए, अगर आपके बहुत सारे मरीज अभी नहीं भी हों और लॉकडाउन के समय तक ऐसा भी लगे कि हमने ये जो तबलीगी समस्याएं और जो भी आई हैं उसके बावजूद हम अगर इस पर नियंत्रण कर पाए, उसके बाद भी हमें ढील नहीं देनी है, और इसको अगले 2, 3, 4 महीने तक बहुत ध्यान से इसको ट्रैक करना पड़ेगा, और ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये वापस नहीं फैल जाए, क्योंकि एक दूसरा कर्व भी आ सकता है और वो और भी खतरनाक हो सकता है। ठीक बात है। धीरेन्द्र राघव, समय बहुत कम है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए है मेरे पास, कि अगर 2 महीने 3 महीने तक हम लोगों को एहतियात बरतना पड़ता है, हमको अपने घरों में ही रहना पड़ता है, हमको काम से भी परहेज करना पड़ता है तो पेट तो किसी तरह से आदमी भर लेगा। जिसके पास साधन है वो खुद भरेगा, जिसके पास साधन नहीं है उसका सरकार भरने का इंतजाम कर रही है। लेकिन कुल मिलाकर हमारी अर्थव्यवस्था को जो धक्का पहुंच रहा है, इस देश का जागरूक व्यापारी, जिसके बारे में आमतौर पर यह कहा जाता है कि वो 2 पैसे का नफ़ा देखता है हर घटना में, लेकिन अभी इसका अपवाद दिखाई दे रहा है। वो चैरिटी कर रहा है और लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहा है। तो इस अर्थव्यवस्था पर लगने वाले संभावित झटके से बचने की क्या कवायद होगी, उसको कैसे देखते हैं, संक्षेप में बताइएगा। देखिए जेपी शर्मा जी, पहली बात तो एक मैं आपको एक उदाहरण बता दूं, जान है तो जहान है। पहले जान रहेगी, उसके बाद ही व्यापार रहेगा। व्यापार सेकंड प्रायोरिटी है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाया 21 दिन का लॉकडाउन का, वो बहुत ही सराहनीय कदम है। हालांकि उस लॉकडाउन से भारत को लगभग 100 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, 7 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, प्रतिदिन 34,000 करोड़ का नुकसान भारत को हो रहा है। लेकिन भारत का व्यापारी अपनी मानवता को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री के साथ है, और मुझे और मेरे व्यापारिक संगठन को या भारत के प्रत्येक नागरिक को यही लग रहा है कि लॉकडाउन के अलावा और कोई उपाय भारत में नहीं था। जिस तरह भारत की जनसंख्या, भारत की शैक्षिक दर, और जिस तरह ये भारत में जो भौगोलिक स्थिति है उसको देखते हुए, और जिस तरह संसाधनों की भारत में कितनी कमी है, कितनी हॉस्पिटल, और जिस तरह अपन इटली का और ये हाल देखते हैं स्पेन का, उसको देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने ये बहुत अच्छा कदम लिया है, और हम पूरा व्यापारिक संगठन उनके साथ है। बिल्कुल ठीक है। चलिए, मैं एक बार फिर से डॉक्टर परीक्षित आपके पास आ रहा हूँ, और ये समझना चाह रहा हूँ कि लोग जो फाइनली जहाँ जाकर लोगों की आस टिकती है वो इस पर टिकती है कि क्या कोरोना का कोई वैक्सीन तैयार हो पाएगा। इस बात की आपको कितनी संभावना दिखती है, कितनी आशा दिखती है, कब तक दिखती है डॉक्टर परीक्षित?
मुझे लगता है कि वैक्सीन बना पाएंगे हम। इसमें कुछ जेनेटिक जो कंपोनेंट हैं, प्रोटीन्स हैं, और अभी तक तो जो हम साइंटिफिक जो वैज्ञानिक हमारे पास जो भी डेटा आ रहा है, उससे लगता है कि वैक्सीन बन पाएगी। पर उसको पूरा जो मैस स्केल पे बनाने का जो प्रक्रिया हम बनाएंगे, जो हम पूरा स्केल करेंगे उसको, उसमें करीब 12 महीने तो लगेंगे मुझे लगता है। और कुछ जगहों से तो ये भी कहा जा रहा है कि 18 महीने लगेंगे। तो वैक्सीन जब तक आएगी तब तक हमें सतर्क फिर भी रहना होगा। अगर अभी जो दवाइयाँ का कह रहे हैं, जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का कह रहे हैं, जिथ्रोमैक्स का कह रहे हैं, प्लाज्मा का कह रहे हैं, तो हमें उन्हीं का प्रयोग करना पड़ेगा। और ये मल्टी फैसेटेड अप्रोच होगी, ये बहुआयामी तरह से हमको इस बीमारी का इलाज करना पड़ेगा, इसका सामना करना पड़ेगा। और वैक्सीन जब आएगा तब बहुत अच्छा है, किंतु तब तक शायद 12 से 18 महीने लग सकते हैं। इसका मतलब यह है कि 12 से 18 महीने तक, या जब वैक्सीन आएगा लोगों तक पहुंचेगा, उसके असर आएंगे। इसका मतलब यह है कि एक एहतियात का संदेश हम सबके जहन में हमेशा होना चाहिए। और ये जो चिंता इस वक्त की सबसे बड़ी चिंता है डॉक्टर कुसुम, कि क्या ये जो मौतों की संख्या बढ़ रही है और लगातार पॉजिटिव जो लोग आ रहे हैं उनकी जो टैली है वो रोज़ बढ़ रही है, और एकाध केसेज के बारे में इस तरह की खबरें आई हैं, कितनी प्रामाणिक है ये अभी पता नहीं है, कि उसमें सोर्स का पता नहीं है कि वो कहाँ से इन्फेक्ट हुआ है। क्या ये हमारी इस चिंता की तरफ इशारा करती हैं कि हम कहीं कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ तो नहीं जा रहे हैं? एक तो जो मौतों की बात आपने करी, तो ये देखने में आया कि जो डेथ है वो उन्हीं लोगों में हो रही है जो कोमॉर्बिड हैं, मतलब दूसरी बीमारी भी साथ है उनके, या वो एजेड हैं। तो ऐसे एक्सट्रीम एजेस के हैं, या तो छोटे बच्चे हैं या फिर बड़े बुज़ुर्ग हैं, उन्हीं लोगों में ज़्यादा हो रही है। बाकी इसकी मॉर्टेलिटी वैसे कम है। और दूसरी बात जो आपने बात करी है कि कम्युनिटी स्प्रेड की वाली बात, तो अभी तक हमारी नज़र में तो ये नहीं आया है कि कोई ऐसा केस है जिसका कांटेक्ट का सोर्स नहीं मिला हो। पर हाँ, यदि ऐसा होता है तो हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन की तरफ जा रहे हैं, ये इसका संकेत है। और उस स्थिति में हमको किस तरह की चुनौतियों के लिए तैयार रहना चाहिए? उस समय हमको मेन तो वही वाली इसमें मेन तो वही है कि आपको मैक्सिमम केसेस को आइडेंटिफाई करके उनको ट्रीट करो और ट्रांसमिशन को ब्लॉक करो। सोशल डिस्टेंसिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब तक कि इसका खतरा नहीं टल जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग, 1 मीटर की दूरी आपस में रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी मास्क के लिए ये है कि मास्क भी पहनेंगे तो अच्छा है। बाकी पब्लिकली इसको पब्लिक जो बनाया या पॉलिसी बनाई है उसमें मास्क के लिए उन्होंने बोला हुआ है कि मास्क केसेस पहने जो कि किसी दूसरे को स्प्रेड नहीं करें, और हेल्थ केयर वर्कर्स पहने जो जिनको कि केयर करना होता है पेशेंट को, या फिर वो अटेंडेंट पहने जिनको कि केसेस को केयर करना होता है, घर में करना होता है या हॉस्पिटल में करना होता है। वैसे हॉस्पिटल में हम अलाउ नहीं करते हैं, बट फिर भी जिनको केसेस को केयर करना होता है वो लोग मास्क पहने। मास्क के लिए अपने समाज में बहुत ज़्यादा, अपने यहाँ कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा है कि भाई मास्क पहनना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए। मास्क पहनने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। आप मास्क पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मास्क पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और बार बार आप सैनिटाइजर से हाथ आप रब करें, या फिर साबुन और पानी से भी आप बार बार हाथ धो सकते हैं। और हाथों को अपने चेहरे पे मत लगाइएगा। ये तीन चीजें हैं, इनका अगर आप ध्यान रख लेते हो तो मास्क की इतनी कोई जरूरत नहीं है। ठीक बात। डॉक्टर महेश शर्मा, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण खबरें आ रही हैं कि मेडिकल फ्रेटर्निटी के जो लोग हैं वो भी वहाँ काम करते पूरी एहतियात बरतने के बावजूद उनमें भी बहुत लोग जो हैं वो चपेट में आ गए हैं। हालांकि आपने जैसा बताया, डॉक्टर कुसुम ने, डॉक्टर परीक्षित ने बताया, आप भी जानते हैं इस बात को बेहतर तरीके से कि ये उतनी चिंता की बात नहीं है। वो लोग जानते हैं उनको किस तरह की प्रिकॉशन लेनी है, क्या दवाएं लेनी है, कैसे रहना है। लेकिन फिर भी मेडिकल फ्रेटर्निटी की इस चिंता को आप कैसे देखते हैं, बहुत संक्षेप में बताइएगा। मैं ये बस वही, इट वॉज ए एक्सीडेंट बेसिकली।
इसीलिए मैंने पहले जो बोला उसमें यही कहा कि लोगों को ये समझना चाहिए कि हमको आगे आके अपने टेस्ट कराने हैं। तो आपके सिम्टम है, आप के फीवर है, खांसी है और आपको लग रहा है कि आई एम नॉट वेल, तो जाके तुरंत प्रभाव से, हर मैं भारतीय से अपील करता हूँ, राजस्थान से अपील करता हूँ, हमारे सारे जो नेतागण हैं सब लोग ये अपील कर रहे हैं कि अपने आप को सोसाइटी के सामने लाएं, या अपने आप को चेक कराएं और हर चीज को क्लियर रखें। ना शर्म करें, ना चिंता करें। मेडिकल कॉलेज का भी एक एक्सीडेंट है कि वो लड़का वहाँ काम कर रहा था और काम करते करते उसको थोड़े बहुत सिम्टम हुए, उसको वो पॉजिटिव पाएगा, इट इज एक्सीडेंट। तो हमारे डॉक्टर्स मेरे सामने तो हार्टी एंड हेल्दी रहेंगे, भगवान नहीं करे किसी को कोरोना पॉजिटिव है। ठीक है, फ्लोरिडा से डॉक्टर परीक्षित, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? बहुत 30-40 सेकंड में अपनी बात, आप जो कहना चाहें सबसे महत्वपूर्ण बात, उसका स्वागत है। बड़े सतर्क रहें, अपने आप को अगर आप के रखेंगे दूसरों को भी बचाएंगे। इसमें बहुत आपको करने की जरूरत नहीं है। कांटेक्ट प्रिकॉशन, हाथ साबुन से धो सकते हैं, दूर रहें भीड़ से और इसको सतर्क रहें। और अगले 3-4 महीने तक बिल्कुल सजगता से इसमें राष्ट्र के साथ और पूरी कम्युनिटी के साथ जुड़कर इसका हम सामना करें और हम ईश्वर इच्छा से हम अवश्य विजयी होंगे। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका आपने समय निकाला हमारे लिए, और आप सभी का भी जो आप मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आगे भी आपके अनुभव का लाभ, आप सभी के अनुभव का लाभ इस डिबेट में लेता रहूँगा। खासतौर पर जो आर्थिक पहलू है उस पर हम फिर से एक दिन विस्तार से चर्चा करेंगे। धीरेन्द्र राघव, बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।